हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीईटी उत्तर प्रदेश 24 अगस्त का पेपर सेट। उसके सारे जीके के क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके पीईटी में बने हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बने हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले कौन आया था, आपको पता ही होगा, इल्तुतमिश, है ना। ये 1200 की बात है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए थे आपके, फिर आपको पता ही है कौन आया था, शेरशाह सूरी और फिर अकबर। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा जो आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि चौथा। तो इनके देखिए क्रम पूछे गए हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन किस समय था। जैसे इल्तुतमिश 1200 आपको पता है, गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी आए थे, फिर शेरशाह और फिर अकबर। तो ऐसे याद करने में ही आपको फ़ायदा है दोस्तों। अब ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो ऑप्शन है आपके पास दोस्तों तुकाराम, चैतन्य, नामदेव और शंकराचार्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुकाराम जी। यानी कि कौन से संत थे शिवाजी के समकालीन? तुकाराम, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लीटन और लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा गवर्नर जनरल जो थे वो थे आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं, लेकिन यूपी के एग्जाम्स आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस, ये एसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके पास चरक संहिता संबंधित है राजनीति, चिकित्सा, गणित और वास्तुकला से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया था और आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिकित्सा। यानी कि चरक संहिता हमें बताती है कि किस तरह आपको घरेलू उपाय करने चाहिए, है ना, जो भी आपकी बीमारियां हैं उनके लिए। तो ये चिकित्सा से संबंधित ही दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कलिंग युद्ध 261, 78 शक संवत की शुरुआत हुई थी, 622 मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, 709 औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों आपको राइट आंसर आपको बताना है, और ये सब एडी और एक बस बीसी है, 261 बीसी बिफोर क्राइस्ट, बाकी सब आफ्टर दैट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब की मृत्यु। अब बात करते हैं औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, जबकि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ 1709। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब की मृत्यु, गलत दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जहां तक है आप इसका आंसर लगा पाए होंगे। ऑप्शन है दादाभाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज मेहता, सुरेंद्र बनर्जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादाभाई नौरोजी। इन्हीं को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई? होम रूल लीग ये दोस्तों पूछा जाता है ये कब हुआ था। सिंपल सी बात, अगर पूछा जाता तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय द्वारा, तिलक और बिपिन चंद्र पाल द्वारा, तिलक और अरविंद घोष द्वारा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे पूछा जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता ही होगा 1906 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। एनी बेसेंट ने मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगर ये पूछा जाता है कि मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना कितने की, तो एनी बेसेंट ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, बताना है आपको। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, आर्य समाज की और सत्यशोधक समाज की। तो आप सभी को पता होगा ब्रह्म समाज की किसने की थी? राम मोहन राय ने की थी दोस्तों। किसने की थी? राम मोहन राय ने। यानी कि आपका पहला होगा, 3 से शुरू होगा, वही ऑप्शन आपका हो जाएगा। दूसरा है रामकृष्ण राय मिशन जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी ज्योतिराव फुले ने की थी। यानी कि 3, 1, 2, 4 जिस ऑप्शन में आपका होगा वही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि इसे कैसे क्वेश्चंस पीईटी में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया
तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? दोस्तों गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था, लेकिन ये हार गए थे। 1500 वोट 1580 उनको पड़े थे सुभाष चंद्र जी को, और 1377 इनको पड़े थे, जिसको गांधी जी ने कहा था कि ये मेरी हार है, पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है। इसके चक्कर में क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया, और इसके बाद जो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा कि उस समय कितने मतभेद हो गए थे गांधी जी में और सुभाष चंद्र बोस में। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है झेलम, रावी, चिनाब और ब्यास। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा वैसे तो कि सलाल जल परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन थे, राइट आंसर हो जाएगा चिनाब, यानी कि जम्मू और कश्मीर में दोस्तों ये स्थित है सलाल पन बिजली परियोजना। आइए दोस्तों आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को और 22 दिसंबर को। दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। बसंत विषुव कब होता है? तो दोस्तों बात करते हैं इसके राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च को। तो दोस्तों याद रखिएगा बसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मतलब खेतड़ी परियोजना में क्या किया जाता है दोस्तों, किसका उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है जस्ता, इस्पात, तांबा और एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तांबा। दोस्तों इसको तांबा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा अगर पूछा जाता है कि तांबा परियोजना का नाम क्या है तो वो यह खेतड़ी परियोजना के बराबर है। अगला क्वेश्चन आपके पास, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके पास मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और केरल। दोस्तों आपको पता ही होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों असम। तो आपको बता दो कि जो यह उद्यान है एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखिएगा ये किसके लिए है? एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? मतलब कौन सी नदियां दोस्तों आपके हिमालय से निकलती हैं? ऑप्शन है आपके पास कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। यानी कि एक तो आपको पता चली गया कि गंगा सभी को पता है हिमालय नदी है ये। तो दोस्तों देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी और सी। लेकिन आपको पता है कि जो ब्रह्मपुत्र है वो भी आपके कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड और थर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। एक ऑप्शन अपना चुन लीजिए। मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बढ़ जाएगी। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे, मतलब जो उनके पास नगद में रखा रहता है वो उसको घटा दें, तो आपको पता ही है रख रखाव में कमी आ जाएगी या फिर बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? मतलब इस पर हस्ताक्षर कौन करता है? आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री और वित्त सचिव। तो दोस्तों वित्त सचिव जो होते हैं वो आपके 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करते हैं, और बाकी सारे रुपयों के जो नोट होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर करते हैं। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई के गवर्नर। याद रखिएगा कि 1 रुपये के पर कौन करता है? वित्त सचिव, बाकी सब पर कौन करता है? आपके आरबीआई के गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सपर्ट मार्केट एजेंसी। तो दोस्तों आपको फेमा यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, यानी कि इसका पूर्ण रूप आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर वी, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपका क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आपसे फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है, तो जरूर याद रखिएगा कि फुल फॉर्म क्या होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है?
तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि मूल अधिकार ऑप्शन दे रखे हैं, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। ये कौन सी सूची में आती है दोस्तों? तो ये 11वीं सूची में आती है और किसके अंतर्गत रखी गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्योंकि आप जानते हैं पंचायत जो होती हैं वो राज्य स्तर पर होती हैं, यानी कि आपके जिले स्तर पर होती हैं, ग्राम स्तर पर होती हैं, ना कि आपके केंद्र स्तर पर होती हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपके पास है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का मौलिक अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो आप दोस्तों सभी को पता होगा ये 21A से संबंधित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21A, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर, BN राव। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था संविधान सभा के समक्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहले संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? मतलब दोस्तों ये अपने संगठन बना सकते हैं, अल्पसंख्यक जो होते हैं ना, इनके हितों के बारे में कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 29 के तहत ही अल्पसंख्यकों को क्या दिए गए हैं? कुछ हित दिए गए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं? ऑप्शन है आपके पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन और इनमें से कोई नहीं। तो ठोस का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, जितने भी धातु होते हैं उसमें धारा वाहक यानी कि धारा का प्रवाह कौन करता है या फिर उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जो होते हैं ठोस में, तभी जाके धारा प्रवाहित होती है, आपको पता होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की एक इकाई है? मतलब प्रकाश वर्ष में क्या नापा जाता है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति। दूसरा ऑप्शन है एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी हवाई जहाज की गति को। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, आपको पता है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो आपका खत्म हो जाएगा, चौथा बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। तो आपको पता है कि ये प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को नापता है। एक वर्ष में प्रकाश ने जितनी भी दूरी चली होती है ये उसी को नापता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, सोडियम का बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम क्लोराइड NaCr2। तो दोस्तों पहली बात तो ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2। कई बार इसका सूत्र भी पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है? आपको पता है कि सोने में क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तांबा और पीतल शायद मिलाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि उसमें कितने प्रतिशत शुद्ध होता है। जैसे 24 कैरेट में 99 कुछ % होता है, तो दोस्तों ऐसे ही 18% कैरेट जो होता है सोना, उसमें 75% आपका क्या होता है? शुद्ध सोना होता है, बाकी आपका पीतल होता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतरे में बहुआयात में होता है, मतलब कौन क्या पाया जाता है? कहने का मतलब यह है विटामिन C, विटामिन A और विटामिन B और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा संतरा कैसा होता है? खट्टा होता है और खट्टे पदार्थों में एक ही विटामिन पाया जाता है, वो है विटामिन C। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप SSC, CGL, CHSL या कोई भी अन्य एग्जाम MTS, UPSI की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।